चलिए तो शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 22 अगस्त के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिए। एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आखिरी तक बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी लगाइए क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बनी रहेगी तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे। ओके, इसीलिए मॉक टेस्ट रोज मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए, वहां से आपकी प्रैक्टिस बूस्ट होगी और एग्जाम में आपको डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन क्लिक कर पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, नोट कीजिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच को मंजूरी दी है? तो देखिए जब बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच की, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बेंच है या तो स्थापित होगी जम्मू कश्मीर में या स्थापित होगी लद्दाख में। तो ये जो बेंच है ना नई, इसको परमिट किया गया है लद्दाख में, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए एक जॉइंट हाईकोर्ट है और अब इसकी तीसरी बेंच खुलने वाली है जो खुलेगी लद्दाख में। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इसे अप्रूवल दिया है। देखिए पहले से ही दो बेंच थी, दोनों ही जम्मू और श्रीनगर में थी, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन में ये देखने को मिलती थी। अब क्या होता है कि लद्दाख जो है ना वो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ तो है, लेकिन लद्दाख बहुत बड़ा है, तो कहां कहां से लोगों को अगर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उनको कहां पर आना पड़ेगा, या तो जम्मू आना पड़ेगा या श्रीनगर आना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में यूनियन कैबिनेट ने अब लद्दाख में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की एक नई बेंच को परमिट कर दिया है, ताकि लद्दाख के जो दूर दराज के लोग हैं, बहुत दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को न्याय मिलने में देरी ना हो, उनके केस की सुनवाई जल्दी की जा सके, तो एक परमानेंट नई बेंच अब बनाई जा रही है लद्दाख में। इजी, ठीक है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है ना वो स्टेट से संबंधित प्रावधान करता है, और जब स्टेट से संबंधित गवर्नर, सीएम है ना, राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य की लेजिस्लेटिव, जब इनकी बात होती है तो इसी पार्ट के अंतर्गत आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक के जो प्रावधान हैं वो हाई कोर्ट से संबंधित है। अब इनमें भी अगर हम पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं, तो इसमें एक आर्टिकल 214 हमको याद रखना चाहिए। यह कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ संविधान में यह भी प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को देखते हैं तो दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट है। ऐसे काफी सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी में जॉइंट हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 214 क्या कहता है? राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इसके अलावा आर्टिकल 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमने अक्सर क्वेश्चन देखा है जो कि रिट से। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की पावर देता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में जाते हैं तो यहां पर जो रिट जारी करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन आर्टिकल 226 में जब हम आएंगे तो ये रिट जारी करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। मैंडमस और ऐसी जितने भी को वारंटो जो 5 रिट है ना उनको जारी करने का पावर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का पावर मिलता है किसको? हाई कोर्ट को। ठीक है। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर की बात करता है। हाई कोर्ट के अंडर में ही राज्य में आने वाली जो निचली अदालतें हैं, जो ट्रिब्यूनल है, वो काम करते हैं। ये आर्टिकल 227 में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। भारत के सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट तो काफी बाद में आया था। इंडिया में सबसे पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो हाई कोर्ट से ही देखने को मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले स्थापित हो चुका था, लेकिन बाद में वो खत्म भी हुआ, बाद में नए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। वो प्रोसेस बहुत लंबी है। तो हम डायरेक्ट अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 1862 में हाई कोर्ट की शुरुआत हुई थी 3 हाई कोर्ट के बनने से।
कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट 1862 में बने थे। ठीक है, सबसे पहली बार एक एक्ट के माध्यम से जिसे कहा जाता है इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो 1861 के एक्ट के माध्यम से पहली बार जो 3 हाई कोर्ट थे वो 1862 में अस्तित्व में आए थे, याद रहेगा। क्वेश्चन हमारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से, तो यह हाई कोर्ट बना था 1928 में। 1928 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है ये। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट का ये जो आधार दिया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को, ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला है। इंडिया में वर्तमान में अगर हम हाई कोर्ट की संख्या देखें तो 25 हाई कोर्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट इंडिया का कौन सा है। ठीक है, 25वें नंबर का कमेंट कीजिएगा। आगे आइए, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश के 23वें प्रेसिडेंट ये बने हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे मुगल वंश पढ़ रहे हो हम, है ना। तो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये नाम है बांग्लादेश के 23वें प्रेसिडेंट का। बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की नेबर कंट्री है और यहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे इंडिया में भी हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट एक्चुअल पावर होल्ड नहीं करते। पार्लियामेंट्री जो पावर है, एक्चुअल जो पावर है, वो दोनों ही देशों में, इंडिया और बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश में भी और राष्ट्रपति, और बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ये 23वें प्रेसिडेंट बने हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट्री वोटिंग करवाई गई थी ढाका में, और यहां पर मतलब 35 साल के बाद हो रहा है कि जो कॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये आयोजित किए गए। अब ये क्या होता है, ये क्या नई टर्म है? देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं कॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले। पिछले 35 साल से, जब से बांग्लादेश में 35 साल हो गए, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे ना, केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा होता था। जब एक ही कैंडिडेट लड़ेगा तो जीतेगा भी एक ही कैंडिडेट, लेकिन इस बार एक से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में थे। तो इस तरीके से इनके बीच में जीत के आए हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। इनके पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पद पर थे। बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था अप्रैल 2023 में। एज ज्यादा है तो कुछ समय से इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो हेल्थ रीजन के कारण अब इन्होंने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 22वें प्रेसिडेंट हटे मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनको रिप्लेस किया है, नए प्रेसिडेंट बने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, है ना। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये बांग्लादेश क्षेत्र में देखने को मिलता है, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। और इसके अलावा मैंग्रोव वन क्षेत्र वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी हमें गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में देखने को मिलता है। 2/3 हिस्सा मैंग्रोव फॉरेस्ट का गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का बांग्लादेश में आता है और 1/3 हमारे पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और इसकी करेंसी पूछी जाती है टका, बांग्लादेश की करेंसी है। 1971 में यह देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि बांग्लादेश में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर कौन होल्ड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव किसके लिए शुरू की गई है? तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, फ्रेंड्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ना, विदेशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन यूथ के लिए शुरू किया गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनके लिए शुरू किया गया है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव। देखिए, पहले माय भारत इनिशिएटिव लाया जा चुका है। माय भारत इनिशिएटिव 2023 में लाया गया था। उसमें क्या किया गया था कि जो भारत के युवा हैं उनको जोड़ा गया था इनिशिएटिव से, और भारत के युवा जो है ना वो वॉलेंटरी अपना योगदान दे सकते हैं भारत के विकास में। जैसे
हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कैसी भी सहायता, है ना, कोई भी XYZ जो सहायता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की संस्कृति को समझने के लिए उनको मदद करता है कौन, माय भारत इनिशिएटिव, एक प्लेटफॉर्म के रूप में से डेवलप किया गया है। अभी तक तो इंडियन जो थे उनको जोड़ा गया था, लेकिन अब भारतीय मूल के जो विदेशी यूथ है जो भारत के बाहर रहते हैं उन्हें इंडिया की ग्रोथ से जोड़ने के लिए, मतलब जो विदेशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट है, जो यूथ थे, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको, उन सभी यंग्स लोगों को इंडिया से जोड़ना, उन्हें वॉलेंटरी तथा नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन उनको बढ़ाया जा सके, उनका पार्टिसिपेशन किया जा सके, इसके लिए पर्टिकुलर फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नाम का एक डिजिटल मॉड्यूल, एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने। अभी क्या हुआ था कि ब्रिक्स यूथ समिट 2026 का आयोजन किया गया था गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। तो ये क्योंकि इस बार ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स एनुअल समिट भी इंडिया में होगी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी समिट है वो सारी इंडिया में हो रही है। इसी क्रम में ब्रिक्स यूथ समिट ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई और यहीं पर फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नाम का एक एक्सक्लूसिव ग्लोबल डिजिटल मॉडल लॉन्च किया गया। पहले ये केवल इंडिया में था, माय भारत के नाम से। माय भारत में फुल फॉर्म होता है मेरा युवा भारत, और अब इसे ग्लोबली एक्सक्लूसिव ग्लोबल डिजिटल मॉड्यूल के रूप में बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नाम का डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो पहले जो माय भारत था वो 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य यही है कि देश का जो युवा है ना, उसकी पार्टिसिपेशन देश के विकास में बढ़ाई जा सके, इस उद्देश्य से ये शुरू हुआ था। और अब विदेशों को आकर, विदेशी भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक है, जो यूथ है, उनको आकर्षित करने के लिए लाया गया फ्रेंड्स ऑफ माय भारत डिजिटल मॉड्यूल। ब्रिक्स यूथ समिट 2026 की यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स यूथ समिट ब्रिक्स देशों के जो यूथ है ना, जो युवा हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनके बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए और अलग अलग क्षेत्रों पर अपने अपने विचार के आदान प्रदान के लिए एक यंग लोगों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। मतलब ब्रिक्स समिट के साथ, एनुअल समिट के साथ ही जो अलग अलग समिट होती है उसमें एक ब्रिक्स यूथ समिट भी है। इसका आयोजन 19 से 20 अगस्त को 2026 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स की एनुअल समिट कहां आयोजित की जाएगी, तो इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ब्रिक्स की एनुअल समिट इस साल इंडिया में आयोजित की जाने वाली है। इजी, आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। लाइफ टाइम आपके लिए इसका एक्सेस रहेगा। 2025 के करंट अफेयर से ये शुरू होगी। 2025 के जो करंट अफेयर है, 2026 के जो करंट अफेयर है, और आने वाले सालों में जो भी करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की क्विज, ईयरली करंट अफेयर की क्विज या टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्विज, वो लगातार आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो ये आपके लिए सिंगल पैकेज है, टेस्ट सीरीज के लिए बायलिंगुअल है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। लाइफ टाइम की आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई विमेन्स पाथ टू एआई एम्पावरमेंट प्रोग्राम का आयोजन कहां किया है? तो पहली चीज तो यह कि यहां पर बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। इसके द्वारा यशोदा एआई विमेन्स पाथ टू एआई एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसका आयोजन किया गया है पंजाब के जालंधर में। पंजाब के जालंधर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये इसके कैंपस में यशोदा एआई विमेन्स पाथ टू एआई एम्पावरमेंट प्रोग्राम का आयोजन नेशनल कमीशन फॉर विमेन के द्वारा किया गया। महिलाओं को एआई के प्रति अवेयर करना, एआई डिजिटल स्किल्स, साइबर सेफ्टी, इनकी जानकारी देकर उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना, एम्पावर्ड करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की व्यवस्था करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है।
तो ये यशोदा एआई विमेन्स पार्ट 2 एआई एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। आयोजन नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने करवाया है पंजाब के जालंधर में। देखिए पहले जो यशोदा एआई है ना, ये पहले ही लॉन्च किया जा चुका है लास्ट ईयर 22 मई 2025 को। ये क्या है? एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। स्पेशली जो देश का यूथ है, जो स्टूडेंट है, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी प्रोवाइड करना और उससे रिलेटेड स्किल से जोड़ने के लिए यशोदा एआई डिजिटल एक एआई बेस्ड इनिशिएटिव या प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था 2025 में, और इसी के तहत अब प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कहां पर? जालंधर, पंजाब में। ठीक है, तो एआई लिटरेसी को बढ़ावा देना, डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, साइबर सेफ्टी को बढ़ावा देना यशोदा एआई प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन की बात करें, नाम से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय है। ओके, 1992 में यह संस्था बनी थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और विजया रहाटकर नेशनल कमीशन फॉर विमेन की वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर है। ठीक है, ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनररी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स की समिट्स इंडिया में आयोजित की जा रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसी के तहत ब्रिक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो संस्था है ना, ये क्या है? जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज है ना, उनके बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना है ना, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, कोई भी हर्डल है तो उसका सोल्यूशन निकालना, ये काम करती है ब्रिक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके ऑनररी एडवाइजर बने हैं हाल ही में डॉक्टर एलुरी श्रीधर। कौन बने? डॉक्टर एलुरी श्रीधर। ठीक है, ब्रिक्स सीसीआई, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से इंडस्ट्री, तो इसके अध्यक्ष बने हैं। याद रखना, एडवाइजर, ऑनररी एडवाइजर है, एक मानद उपाधि है, मतलब ये परमानेंट कोई पद नहीं है, एक मानद पद इनको दिया गया है ऑनररी एडवाइजर का, डॉक्टर एलुरी श्रीधर को। ऑनररी एडवाइजर का मतलब होता है ऐसा एक्सपर्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एडवाइस देगा, लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता, केवल एक, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाते हैं ना, चीफ गेस्ट जैसे किसी को बुलाते हैं, हाँ, तो उस तरीके से ये एक पद होता है, एक सम्मान स्वरूप ये दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर एलुरी श्रीधर की बात करें तो ये एजुकेटर है, काफी फेमस, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इनका काफी लंबा अनुभव देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फाउंडर भी। कौन है? डॉक्टर एलुरी श्रीधर। ये ब्रिक्स सीसीआई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उस संस्था के वर्तमान में ब्रिक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसके ऑनररी चेयरमैन अपॉइंट किए गए। संस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया कि संस्था क्या है, ब्रिक्स सीसीआई क्या है। 2012 में ब्रिक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और समीप शास्त्री, ये एक इंडियन है, तो यहां पर याद रखना समीप शास्त्री इसके वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है ब्रिक्स सीसीआई के। आरबीआई ने एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपनी कितनी हिस्सेदारी, कितने प्रतिशत तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एलआईसी को परमिट किया है एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 9.99% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो आरबीआई ने यह अनुमति दी है एलआईसी को। एलआईसी की अभी तक एचडीएफसी बैंक में जो होल्डिंग है वो 4.11% है। मतलब एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेट बैंक है ना, 1990 के बाद इसकी स्थापना हुई है। तो एचडीएफसी बैंक जो है ना एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इसका लगभग 4.11% जो शेयर है ना वो एलआईसी के पास है, होल्डिंग एलआईसी होल्ड करता है। लेकिन अब आरबीआई ने एलआईसी को परमिट किया है कि आप 9.99% तक अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। हालांकि देखिए एलआईसी तुरंत अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा, भविष्य में धीरे धीरे अपनी जो हिस्सेदारी है, जो शेयर परसेंटेज है, ये एलआईसी धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो एलआईसी को हिस्सेदारी बढ़ाते समय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, और जो सेबी रेगुलेशन है, आरबीआई की जो लागू गाइडलाइंस है,
उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन परमिट कर दिया गया है कि ये 9.99% तक एचडीएफसी बैंक में अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता है। तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। भारत की सरकारी क्षेत्र की एक प्रमुख इंश्योरेंस कंपनी है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एलआईसी एक्ट 1956 के माध्यम से। तो एलआईसी कब बना? 1 सितंबर 1956। इसके सीईओ और एमडी के पद पर आर दोराई स्वामी है वर्तमान में, और एलआईसी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है। कैजुअली आरबीआई के बारे में आप सभी जानते हैं और हमने काफी बार आरबीआई की बात की है। 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ऑसबॉर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे। तो काफी बेसिक डिटेल हम आरबीआई की काफी बार पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हमने एलआईसी की बात की है। 2026 सिंकफील्ड कप का खिताब किसने जीता है? पहली चीज तो ये कि सिंकफील्ड कप किससे संबंधित टूर्नामेंट है या फिर इवेंट है, खेल प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो जब हम सिंकफील्ड कप की बात करते हैं तो ये चेस से संबंधित इवेंट है, चेस की प्रतियोगिता है। 2026 में सिंकफील्ड कप का खिताब जीता है वेस्ली सो ने। वेस्ली सो, अगर हम इनकी बात करें तो ये यूएसए के एक चेस ग्रैंड मास्टर है, वेस्ली सो। इन्होंने सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब जीता है। ये जो चेस इवेंट है ना, इसका आयोजन भी यूएसए में ही किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस इवेंट है जिसमें वर्ल्ड के टॉप ग्रैंड मास्टर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अमेरिका के वेस्ली सो ने सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर जो रनर अप रहे हैं ना, वो इंडिया के हैं आर प्रज्ञानंदा। वेस्ली सो का ये सिंकफील्ड कप का लगातार दूसरा टाइटल है और ऑल ओवर देखे तो तीसरी बार इन्होंने सिंकफील्ड कप को जीता है। आर प्रज्ञानंदा यहां पर रनर अप रहे। एक्चुअल में क्या हुआ था कि क्लासिकल गेम के बाद में वेस्ली सो और आर प्रज्ञानंदा, इन दोनों के पॉइंट जो है ना चेस में एक जैसे थे, 5.5 पॉइंट इनको मिले। अब क्या हुआ कि 2 रैपिड प्ले ऑफ गेम ड्रॉ रहे इनके बीच में फाइनल में। अब क्या होता है, जब 2 रैपिड प्ले ऑफ गेम ड्रॉ हो जाते हैं तो एक और गेम खेला जाता है जिसे कहा जाता है आर्मगेडन गेम। आर्मगेडन गेम के नाम से जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ये किससे संबंधित शब्दावली है, तो ये चेस से संबंधित शब्दावली है। जब 2 रैपिड प्ले ऑफ गेम ड्रॉ हो जाते हैं ना, तो फिर विनर चुनने के लिए आर्मगेडन गेम का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिस भी प्लेयर के पास ब्लैक वाले चेस के पास से होते हैं उसको एडवांटेज मिलता है। अगर ये जो आर्मगेडन गेम है ना, अगर ये भी ड्रॉ हो गया ना, तो फिर ब्लैक वाले को ही विनर घोषित किया जाता है। अब आप बोलोगे व्हाइट वाले जिसके पास चेस के मोहरे होते हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई। नहीं, यहां पर कंडीशन अलग है। एक्चुअल में क्या था, व्हाइट वाले को चाल चलने के लिए, मुंह चलने के लिए ज्यादा समय मिलता है, ब्लैक वाले को कम मिलता है। इसीलिए अगर ड्रॉ हो जाता ना तो फिर ब्लैक वाला विनर हो जाता है। तो इसी आधार पर आर प्रज्ञानंद रनर अप बने और ब्लैक वाले पास से, क्योंकि वेस्ली सो के पास थे, तो इन्होंने सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब जीता है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि किस आधार पर यह आयोजित किया जाता है। 87,500 यूएस डॉलर की प्राइज मनी दी जाती है आर्मगेडन टाई ब्रेक, मतलब इस इवेंट के तहत, मतलब कप की बात हो रही है नॉर्मली। सिंकफील्ड कप की जो प्राइज मनी है वो 87,500 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, तो आर्मगेडन टाई ब्रेक भी समझ में आ गया होगा कि ये किस आधार पर खेला जाता है। तो चेस की शब्दावली है, ये आपको याद रखना चाहिए, ज्यादा डीप में मत जाइए। चेस की शब्दावली है, ये याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। सिंकफील्ड कप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है। दुनिया के टॉप चेस ग्रैंड मास्टर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और इसका आयोजन यूएसए के सेंट लुइस में ही आयोजित किया जाता है। यूएसए में सेंट लुइस चेस क्लब यह आयोजित करता है सिंकफील्ड कप चेस टूर्नामेंट का। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2026 मनाया गया 21 अगस्त को। पूरे वर्ल्ड में जो सीनियर सिटीजन है, स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें सीनियर सिटीजन का टैग दिया जाता है।
अलग अलग देशों में ये अलग अलग एज ग्रुप को मान लिया जाता है, मतलब अलग अलग रूल होते हैं अलग अलग देश के, तो उनके आधार पर कोई 55 के बाद सीनियर सिटीजन है, तो ये अलग अलग देश के रूल हैं। हमारे यहाँ पर 60 ईयर या उससे ज्यादा के जो हमारे लोग हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया, पूरे वर्ल्ड में सीनियर सिटीजन के योगदान को सम्मानित करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्हीं की दी हुई विरासत हमारे पास है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन को सम्मानित करना, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करना, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना और लोगों को ओल्ड पीपल की डिग्निटी, उनके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे को मनाए जाने का। देखिए ये जो डे ना सबसे पहली बार 1988 में शुरू हुआ था 21 अगस्त को, और इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। अमेरिका में ये नेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में शुरू हुआ, आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों ने इसको मनाना शुरू किया, और अब ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में 21 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त जो डे है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है, और ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन का जो डे है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है 1 अक्टूबर का, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे की, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। आगे आते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन के 2026 के प्रपोज्ड ड्राफ्ट में डॉक्टर्स के लिए क्या प्रस्ताव रखा गया है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जो कि मेडिकल सेक्टर को रेगुलेट करती है। इसके द्वारा एक ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है डॉक्टर्स के लिए, और इसमें एक प्रस्ताव रखा गया है डॉक्टरों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का, और एक देश एक लाइसेंस डॉक्टरों के लिए होना चाहिए। यह प्रस्ताव रखा गया है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का प्रस्ताव रखा है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि प्रपोजल रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन रेगुलेशन 2026 ड्राफ्ट, ये लाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, और इसके तहत जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के जो रूल है ना, उनमें चेंजेस किए जाएंगे, उनमें संशोधन का एक ड्राफ्ट है, और इसमें प्रावधान किया गया है कि सभी डॉक्टर के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। आपको पता है जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, ये नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत बनी हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये संस्था बनी है। अब इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि भाई 2026 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया जाए जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में संशोधन करेगा, और उसमें यह प्रावधान किया जाए कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सभी डॉक्टर के पास हो देश में। और देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर क्या है, पूरे देश में डॉक्टर का एक यूनिक पहचान होगी। ओके, डॉक्टर किसी भी राज्य में कहीं पर भी काम करेंगे तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर होंगे, उनके लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक असाइन कर दिया जाएगा, और पूरे देश में उस नंबर को कहीं भी आप डिजिटली फिट करोगे तो उन डॉक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरीके से ये वन नेशन वन लाइसेंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। अगर कोई एक डॉक्टर बाद में दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नंबर रहेगा पूरे देश में। स्टेट मेडिकल रजिस्टर में या नेशनल मेडिकल रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रखा जाएगा, तो कहीं भी एक क्लिक पर डॉक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन उनके यूआईडी से निकाली जा सकेगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये प्रस्ताव रखा गया है, अगर ये पार्लियामेंट में आता है तो किसको संशोधित करेगा? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 को। ठीक है, अभी आया नहीं है, आ जाएगा, अभी तो केवल ड्राफ्ट तैयार हुआ है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, देखिए डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें रखी जाती है रजिस्टर में, जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल होती है, लाइसेंस एक्टिव है या इनएक्टिव है,
है ना। इसके अलावा सस्पेंशन, रिमूवल, लाइसेंस की वैलिडिटी, ये सारे इंफॉर्मेशन नेशनल मेडिकल रजिस्टर में और इसी तरीके से जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर होता है उसमें दर्ज की जाती है। लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 5 साल तक, ठीक है। समय पर रिन्यू नहीं कराने पर लाइसेंस इनएक्टिव हो जाएगा, ये प्रावधान ड्राफ्ट में किया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026, ठीक है। ये एक बिल है जो कि पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अगर ये आता है तो 2019 के एक्ट को ये चेंज करेगा। लास्ट क्वेश्चन, 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी करने वाला है इंडिया। 2027 में ये जो समिट है जिसमें वर्ल्ड के जो कोस्ट गार्ड हैं अलग अलग देशों के, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअल में क्या है, 2027 में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना उसकी 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, स्वर्णिम जयंती। और इसी उपलक्ष्य में 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027, इसका आयोजन फरवरी 2027 में नई दिल्ली में किया जाने वाला है। देखिए, कोस्ट गार्ड के लिए जो अलग अलग देशों की जो कोस्ट गार्ड है ना, जो मरीन तटों की रक्षा करती है, तो उन सभी के मध्य में अलग अलग देशों के कोस्ट गार्ड और जो मरीन एजेंसी से मरीन सिक्योरिटी गार्ड है उनकी सेफ्टी, कॉर्पोरेशन, आपसी तालमेल के लिए यहां पर चर्चा की जाती है। इस बार ये 5वीं समिट होगी जो कि 2027 में नई दिल्ली में होगी। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में और पहली इस तरीके की समिट जापान के टोक्यो में आयोजित की गई। तो पहला कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2017 में आयोजित किया गया था जापान के टोक्यो में। इसका महत्व क्या है समिट का? देखिए, जो इंटरनेशनल बॉर्डर ना, एक्चुअल में जो मरीन जो समुद्र है वो किसी एक देश का तो है नहीं, तो उसमें होने वाली जो भी समस्या है जैसे इलीगल एक्टिविटीज, पॉल्यूशन, एक्सीडेंट, डिजास्टर, ये जरूरी है, सभी देशों को प्रभावित करते हैं और जरूरी है कि सारे देश इनसे निपटने के लिए एक साथ आए। तो इसीलिए समय समय पर कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाता है। 2017 में इसको शुरू किया गया और 5वां एडिशन अब 2027 में नई दिल्ली इंडिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 22 अगस्त के हमारे करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने महिला कर्मचारियों को उनके तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी है? यह है तमिलनाडु। 65th सुब्रतो कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं लक्ष्मणन मय्यप्पन। 2026-27 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने? ये बने सीनियर एडवोकेट प्रदीप रॉय। मुंबई के 2 पारसी डॉक्टर को पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज दिया जा रहा है। फोन पे ने अपने पल्स प्रो प्लेटफॉर्म को किस गवर्नमेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के लिए समझौता किया? पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल। रेजर पे के पहले एआई संचालित पेमेंट फाउंडेशन मॉडल का नाम क्या है? तो यह है रेजर पे वल्कन। भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया है? तो यह आयोजन हुआ है कारगिल, लद्दाख में, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लो। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है आरती साहा। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। चंबल नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी 1953 में और इस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था 1951 से 1956 तक। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामदफा टाइगर रिजर्व भारत की किस राज्य में है? और भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है?
तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। कोई भी आपको हर्डल आ रहा है, कोई भी आपको आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर ब्लैक बोर्ड पे अगर हम करंट अफेयर को लेकर आए, तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, जो आसपास की लाइटिंग होती है ना, वो काफी शाइन करती है और उसमें फिर प्रॉब्लम आता है पढ़ाने में, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सिंपल सोबर दिखता है व्हाइट बोर्ड, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड का हम यूज करते हैं। आई होप समझ पाए होगे। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।